गलती दिल छूने वाली कहानी। हेमा, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं रही। अपना सामान उठाओ और अभी के अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। सास कमला देवी की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। हेमा के हाथ में रखा पानी का गिलास कांप गया। उसके 6 साल के बेटे गर्व ने डरकर अपनी माँ का आंचल पकड़ लिया। माँ, क्या हुआ? उसने मासूमियत से पूछा। हेमा ने किसी तरह खुद को संभाला और सास की ओर देखते हुए बोली, माँ जी, आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? कमला देवी ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाया गया। जब से आई हो इस घर की खुशियां ही खत्म हो गई। इतने में हेमा के पति तपन भी कमरे में आ गए। हेमा की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। तपन, तुम तो जानते हो ना कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम कुछ बोलो। तपन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, हेमा, माँ जो कह रही है वही ठीक है। ये सुनते ही हेमा को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं इस घर से चली जाऊं? तपन ने नजरें झुका ली। कुछ दिनों के लिए चली जाओ, अभी यही ठीक रहेगा। कुछ दिनों के लिए? हेमा दर्द से मुस्कुराई। जिस औरत ने इस घर को अपना समझा, उसके लिए आज तुम कह रहे हो कि चली जाओ? गर्व कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वह दौड़कर अपने पिता के पास गया। पापा, मम्मी रो क्यों रही हैं? तपन ने बेटे की ओर देखा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। कमला देवी गुस्से में बोली, बहुत हो गया ये ड्रामा। उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। हेमा ने आखिरी बार तपन की ओर देखा। आज अगर मैं चली गई तो शायद फिर कभी इस घर में वापस ना आ पाऊं। तपन फिर भी चुप रहा। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। हेमा ने भगवान की मूर्ति की ओर देखा। हे प्रभु, अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मुझे इतनी ताकत देना कि मैं अपने बेटे का भविष्य अपने दम पर बना सकूं। उसने अपने आंसू पोंछे, अलमारी से कुछ कपड़े निकाले, एक छोटा सा बैग तैयार किया और गर्व का हाथ पकड़ लिया। घर से बाहर निकलते समय उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई किलोमीटर चलने के बाद वे अपने मायके पहुंची। कांपते हाथों से उसने दरवाज़ा खटखटाया। पापा, दरवाज़ा खोलिए। अंदर से आवाज़ आई, कौन? मैं हूँ, आपकी हेमा। दरवाज़ा खुलते ही उसके पिता गिरीश जी सामने खड़े थे। बेटी की हालत देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। हेमा, ये क्या हुआ? हेमा अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पापा, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। गिरीश जी ने बिना कुछ पूछे बेटी और अपने नाती को अंदर ले लिया। बेटी, पहले पानी पी, बाकी बातें बाद में होंगी। कुछ देर बाद जब हेमा ने पूरी बात बताई तो पिता की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने बेटी का सिर सहलाते हुए कहा, याद रखो बेटी, जिस घर से तुम्हें निकाला गया वे उनका फैसला था, लेकिन ये घर तुम्हारा था, तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा। हेमा रोते हुए बोली, पापा, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। गिरीश जी मुस्कुरा दिए। जिस दिन बेटी अपने पिता पर बोझ लगने लगे उस दिन पिता कहलाने का अधिकार ही खत्म हो जाता है। ये सुनकर हेमा की आंखें फिर भर आई। उसी समय गर्व बोला, नाना जी, अब हम यहीं रहेंगे। गिरीश जी ने उसे गोद में उठा लिया। हाँ बेटा, जितने दिन तुम्हारी मम्मी चाहेंगी। उस रात हेमा को नींद नहीं आई। उसे बार बार तपन की चुप्पी याद आ रही थी। वे सोच रही थी, जिस इंसान ने 7 फेरे लेते समय हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था, उसने एक बार भी मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा? सुबह होने से पहले ही उसने एक फैसला कर लिया। वे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी, अपने बेटे को अपने दम पर बड़ा करेगी। अगले दिन उसने स्टोर रूम में रखी अपनी माँ की पुरानी सिलाई मशीन निकाली। धूल साफ करते हुए उसकी आंखें भर आईं। माँ, आज अगर आप होती तो शायद मुझे इतना अकेला महसूस नहीं होता। पिता पीछे खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तेरी माँ हमेशा कहती थी कि ये मशीन एक दिन हमारी बेटी का सहारा बनेगी। शायद वही दिन आज है। हेमा ने मशीन पर हाथ फेरा और मन ही मन प्रण लिया, आज से मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। कोई मुझे दया से नहीं, मेरी मेहनत से पहचानेगा। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले आने वाले दिनों में उसकी ज़िंदगी ऐसे मोड़ ले आने वाली है।
जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हेमा ने अपनी माँ की पुरानी सिलाई मशीन को साफ किया और भगवान की छोटी सी तस्वीर के सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़ लिया। हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, सहारा नहीं है, लेकिन हिम्मत मत छीनना। मैं अपने बेटे के लिए हर मुश्किल का सामना करूंगी। गिरीश जी चुपचाप बेटी को देख रहे थे। उन्होंने अपनी जेब से 500 रुपये निकालकर हेमा की ओर बढ़ाए। बेटी, शुरुआत के लिए रख ले। हेमा ने पैसे लेने से मना कर दिया। नहीं पापा, जब तक बहुत ज़रूरत ना हो मैं आपकी पेंशन का 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगी। गिरीश जी की आंखें भर आई। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। अगले ही दिन हेमा मोहल्ले की कुछ महिलाओं से मिली। अगर किसी को सिलाई का काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं घर से ही काम करूंगी। कुछ लोगों ने हाँ कहा, लेकिन कुछ औरतें ताने मारने लगीं। अरे, यही वो बहू है जिसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। जरूर इसकी ही कोई गलती रही होगी। ये बातें हेमा के कानों तक पहुंची। एक पल के लिए उसका मन टूट गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने बेटे गर्व की तरफ देखा। वे जमीन पर बैठा अपनी पुरानी कॉपी में कुछ बना रहा था। हेमा ने मन ही मन कहा, नहीं, अब मुझे किसी के तानों से नहीं, अपने बेटे के भविष्य से मतलब है। धाकड़ आंटी 5 सूट सिलने के लिए दे गई। बेटी, अगर काम अच्छा हुआ तो और भी ग्राहक भेजूंगी। हेमा ने पूरी रात जागकर सिलाई की। हर टाँका लगाते समय उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। बेटी, कपड़ा सिर्फ धागे से नहीं, दिल से सिला जाता है। 2 दिन बाद धाकड़ आंटी सूट लेने आई। उन्होंने कपड़े देखे तो मुस्कुरा उठी। अरे वाह, बिल्कुल बाजार से भी अच्छा काम किया है। उन्होंने तय पैसे से 500 रुपये ज़्यादा हेमा के हाथ में रख दिए। ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। हेमा ने पैसे लेने से मना किया। आंटी, जितना तय हुआ था उतना ही दीजिए। धाकड़ आंटी बोली, इसी ईमानदारी की वजह से तू बहुत आगे जाएगी। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। अब रोज 2-3 औरतें सिलाई का काम लेकर आने लगी, लेकिन खर्चे भी कम नहीं थे। एक दिन गर्व स्कूल से उदास होकर लौटा। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? स्कूल में सबके पास नई किताबें हैं, मेरी किताबें तो पुरानी हैं। हेमा का दिल भर आया। उसने बेटे को गले लगा लिया। बस थोड़ा इंतजार कर ले बेटा, अगली तनख्वाह मिलते ही सबसे पहले तेरी किताबें आएंगी। गर्व मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं माँ, मैं इन्हीं किताबों से पढ़ लूँगा। उसकी बात सुनकर हेमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस रात उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत की। कुछ ही दिनों बाद मोहल्ले के श्रीवास्तव जी आए। बेटी, सुना है तुम पढ़ी लिखी हो? जी अंकल, मेरी पोती 8वीं कक्षा में है, उसे गणित और हिंदी पढ़ा दोगी? ज़रूर। अब दिन में सिलाई और शाम को ट्यूशन। हेमा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। थकान बहुत होती थी, लेकिन हर रात जब गर्व चैन से सोता तो उसे लगता उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। इधर तपन का घर पहले जैसा नहीं रहा। हेमा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां कमला देवी और तपन पर आ गई। घर बिखरा बिखरा रहने लगा। एक दिन तपन को अलमारी साफ करते समय एक पुरानी डायरी मिली। वे हेमा की थी। उसने उत्सुकता से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे। अगर कभी मुझे अपने सपनों और अपने परिवार में से किसी को चुनना पड़े तो मैं हमेशा परिवार चुनूंगी। तपन की आंखें भर आईं। वे पन्ने पलटता गया। हर पन्ने पर हेमा ने अपने परिवार की खुशियों की दुआ लिखी थी। कहीं भी अपने लिए कोई शिकायत नहीं थी। उस रात तपन को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उधर हेमा को बिल्कुल नहीं पता था कि जिस इंसान ने उसे बिना कुछ कहे घर से जाने दिया था, वही अब हर रात पछतावे के आंसू बहाने लगा है। हेमा को अब सिलाई और ट्यूशन करते हुए लगभग 2 साल हो चुके थे। उसकी मेहनत की चर्चा अब सिर्फ मोहल्ले तक सीमित नहीं थी। आसपास की कॉलोनियों से भी लोग उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगे। एक दिन गिरीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अब ये छोटा सा कमरा तेरे काम के लिए कम पड़ रहा है। हेमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, पापा, अभी जितना है उसी में खुश हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसी समय धाकड़ आंटी आई। हेमा, बाजार में एक छोटी सी दुकान खाली हुई है, अगर तू चाहे तो वहाँ अपना बुटीक खोल सकती है। हेमा कुछ पल चुप रही। लेकिन आंटी, दुकान का किराया? गिरीश जी बोले, मेरे पास थोड़ी सी बचत है,
उसे तेरे सपने पूरे करने में लगाना चाहता हूँ। हेमा ने तुरंत मना कर दिया। नहीं पापा, आपकी जमा पूंजी मैं खर्च नहीं करूँगी। गिरीश जी मुस्कुराए। ये खर्च नहीं, मेरी बेटी के भविष्य में निवेश होगा। कुछ दिनों बाद दुकान किराए पर ले ली गई। दीवारों पर हल्का पीला रंग कराया गया। दरवाजे के ऊपर एक नया बोर्ड लगाया गया, हेमा बुटीक एवं सिलाई प्रशिक्षण केंद्र। उद्घाटन के दिन हेमा ने सबसे पहले भगवान की पूजा की। उसकी आंखों में आंसू थे। हे प्रभु, जिस दिन मैं इस घर से निकाली गई थी, उस दिन मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन अपना काम होगा। धीरे धीरे दुकान चल निकली। हेमा ने 2 गरीब महिलाओं को भी काम पर रख लिया। वे बोली, मैं अकेली आगे बढ़कर खुश नहीं रह सकती। अगर मेरी वजह से किसी और के घर का चूल्हा जले तभी मेरी मेहनत सफल होगी। दूसरी ओर तपन का घर अब पहले जैसा नहीं रहा। कमला देवी की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। घर में काम करने वाला कोई नहीं था। तपन दफ्तर से लौटकर खुद खाना बनाता, घर संभालता और माँ की सेवा करता। एक रात कमला देवी ने धीमी आवाज में पूछा, तपन, क्या हेमा की कोई खबर है? तपन ने चौंक कर माँ की ओर देखा। आप आज उसका नाम क्यों ले रही हैं? कमला देवी की आंखें नम हो गई। शायद मैंने बहुत बड़ा पाप किया है बेटा। तपन चुप रहा। जिस लड़की ने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, मैंने उसी को घर से निकाल दिया। तपन की आंखों से आंसू बह निकले। गलती सिर्फ आपकी नहीं थी माँ, मैं भी उतना ही दोषी हूँ। कुछ दिनों बाद कमला देवी की तबीयत और बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा इनका बहुत ध्यान रखना होगा। इन्हें मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस रात कमला देवी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उन्होंने तपन का हाथ पकड़ लिया। बेटा, अगर हो सके तो हेमा से एक बार माफ़ी मांग लेना। तपन की आवाज़ भर्रा गई। माँ, क्या वो मुझे माफ़ कर देगी? पता नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करना। उधर गर्व अब 8 साल का हो चुका था। वे पढ़ाई में पूरे स्कूल का सबसे होनहार छात्र बन गया था। एक दिन स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह था। गर्व को मंच पर बुलाया गया। प्रधानाचार्य ने पूछा, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? गर्व ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मैं बड़ा होकर ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो कभी अपनी माँ का साथ ना छोड़े। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मंच के नीचे बैठी हेमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय पीछे खड़ा एक व्यक्ति ये सब सुन रहा था। वे तपन था। पहली बार छिपकर अपने बेटे को देखने आया था। बेटी की बात सुनकर उसका सिर शर्म से झुक गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसने दूर से देखा। गर्व अपनी माँ का हाथ पकड़कर गर्व से कह रहा था, माँ, ये इनाम आपका है। अगर आप हार मान जाती तो मैं भी कभी यहाँ तक नहीं पहुँचता। तपन खुद को रोक नहीं पाया। उसने मन ही मन फैसला किया, अब चाहे जितना समय लगे मैं हेमा से अपनी हर गलती की माफ़ी मांगूंगा। अगर उसने मुझे ठुकरा भी दिया तब भी मैं उसकी नज़रों में अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था, जिस हेमा को वह 2 साल पहले पीछे छोड़ आया था, वे अब पहले वाली हेमा नहीं थी। दूसरे दिन सुबह हेमा हमेशा की तरह अपनी दुकान पहुंच गई। उसने भगवान के सामने दीपक जलाया और काम में लग गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आइए, हेमा ने सिर उठाया। सामने तपन था। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली। फिर हेमा ने शांत स्वर में पूछा, कहिए, किस काम से आए हैं? तपन की आवाज़ कांप रही थी। हेमा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। दुकान में मौजूद महिलाएं दोनों की ओर देखने लगी। हेमा ने उन्हें अंदर काम करने का इशारा किया और तपन से बोली, बैठ जाइए। तपन कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर तपन बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। उस दिन मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन मैं माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाया। हेमा ने उसकी ओर देखा। आज ये बात कहने में तुम्हें 2 साल लग गए? तपन ने सिर झुका लिया। हाँ, और इन 2 सालों में मुझे हर दिन अपनी गलती का एहसास होता रहा। हेमा की आवाज़ अब भी शांत थी। जब मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर घर से निकली तब क्या तुम्हें एक बार भी मेरी चिंता हुई थी? तपन की आंखें भर आईं। नहीं, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जब गर्व बीमार पड़ता था
तब तुम कहाँ थे? जब मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं थे तब तुम कहाँ थे? जब लोगों ने मुझे ताने दिए तब तुम कहाँ थे? हर सवाल के साथ तपन का सिर और झुकता गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। इतने में गर्व स्कूल से दुकान पर आ गया। उसने तपन को देखा। माँ, ये कौन है? हेमा ने धीरे से कहा, बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। गर्व कुछ देर तक तपन को देखता रहा, फिर बोला, पापा, क्या सच में आप मेरे पापा हैं? तपन की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ बेटा। गर्व ने अगला सवाल पूछा, तो जब मुझे स्कूल में पापा के बारे में पूछते थे तब आप कहाँ थे? दुकान में सन्नाटा छा गया। तपन के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। वे बस रो पड़ा। कुछ देर बाद उसने कहा, बेटा अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। गर्व ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, आपने मुझे सिखाया है कि गलती करने वालों को एक मौका देना चाहिए। हेमा ने बेटा का हाथ पकड़ लिया। हाँ बेटा, लेकिन भरोसा वापस जीतना भी ज़रूरी होता है। तपन बोला, मैं तुम्हें आज ही अपने साथ ले जाने नहीं आया। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिले। हेमा ने कहा, मौका? मौका मांगने से पहले ये समझो कि टूटे हुए रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं जुड़ते, उन्हें समय, सच्चाई और व्यवहार से जोड़ते हैं। तपन ने सिर हिलाया। मैं इंतज़ार करूँगा, जितना समय लगे। वह बिना कोई जिद किए वहाँ से चला गया। बेटी, माफ़ करना बहुत बड़ा गुण है, लेकिन अपनी इज्जत खोकर किसी रिश्ते को निभाना बुद्धिमानी नहीं है। हेमा ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? गिरीश जी मुस्कुराए। फैसला जल्दबाजी में मत लेना। अगर इंसान सच में बदल गया है तो समय खुद इसका सबूत देगा। उधर तपन ने भी एक फैसला कर लिया। उसने सोचा, अब मैं सिर्फ बातें नहीं करूँगा, अपने व्यवहार से साबित करूँगा कि मैं बदल गया हूँ। उसने हर महीने बिना बताए गर्व की पढ़ाई के लिए स्कूल में पैसे जमा कराने शुरू किए, लेकिन उसने कभी इसका श्रेय नहीं लिया। उसे बस अपनी गलती का बोझ हल्का करना था। हेमा को अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं थी और यही बात आने वाले दिनों में उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बनकर सामने आने वाली थी। 3 महीने बीत चुके थे। तपन ने इन 3 महीनों में कभी भी हेमा पर वापस आने का दबाव नहीं डाला। वे सिर्फ अपने व्यवहार से ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वे सचमुच बदल गया है। एक दिन गर्व के स्कूल में वार्षिक सम्मान समारोह था। हेमा और गिरीश जी भी पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य मंच पर आए और बोले, आज हम एक ऐसे व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने पिछले कई महीनों से स्कूल के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की फीस गुप्त रूप से जमा करवाई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रधानाचार्य ने आगे कहा, आज हम उनका नाम बताने की अनुमति लेकर उन्हें मंच पर बुलाना चाहते हैं। श्री तपन जी। ये सुनते ही हेमा हैरान रह गई। तपन धीरे धीरे मंच पर पहुंचा। उसने माइक हाथ में लिया। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी एक गलती सुधारने की कोशिश की है। उसकी नज़र हेमा और गर्व पर पड़ी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद हेमा ने उससे पूछा, तुमने गर्व की फीस भरी, लेकिन मुझे कभी बताया क्यों नहीं? तपन ने शांत स्वर में कहा, अगर बता देता तो वह मदद नहीं, एहसान लगती। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। ये पहली बार था जब हेमा ने तपन की आंखों में दिखावा नहीं, सच्चा पश्चाताप देखा। कुछ दिनों बाद कमला देवी ने हेमा को घर बुलाने की इच्छा जताई। काफ़ी सोचने के बाद हेमा अपने पिता और गर्व के साथ वहां पहुंची। कमला देवी बिस्तर पर थी। जैसे ही उन्होंने हेमा को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। हेमा चुप रही। कमला देवी रोते हुए बोली, जिस दिन तू इस घर से गई थी उसी दिन इस घर की खुशियां भी चली गई थी। हेमा ने धीरे से उनके हाथ पकड़ लिए। माँ जी, मैं आपके लिए मन में कोई नफरत नहीं रखती। कमला देवी ने कांपते हुए कहा, अगर हो सके तो इस घर में फिर से बहू बनकर आ जा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें हेमा पर थी। हेमा ने कुछ पल भगवान की तस्वीर की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोली, मैं आज यहाँ किसी मजबूरी बनकर नहीं, अपने सम्मान के साथ खड़ी हूँ। उसने हेमा की ओर देखा। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि मन में नफरत लेकर जीना सही नहीं। तपन की आंखों में उम्मीद जागी, लेकिन हेमा आगे बोली, माफ़ करना और सब कुछ पहले जैसा कर देना दोनों अलग बातें हैं। तपन चुपचाप सुनता रहा। अगर हम फिर से साथ चलेंगे तो इस रिश्ते में बराबरी होगी, सम्मान होगा और हर फैसला मिलकर होगा।
तपन बिना देर किए बोला, मैं वादा करता हूँ अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। गिरीश जी मुस्कुराए, बेटा रिश्ता वहीं चलता है जहाँ अहंकार नहीं सम्मान होता है। कुछ महीनों बाद हेमा अपने बुटीक का काम भी संभाल रही थी और सप्ताह में एक दिन तपन के साथ उसके घर भी रहती थी। एक बात उसने साफ कह दी थी, वे अपनी पहचान और अपना काम कभी नहीं छोड़ेगी। तपन ने भी उसके हर फैसले का सम्मान किया। कमला देवी ने पूरे परिवार के सामने कहा, जिस बहू को मैंने कभी इस घर से निकाला था आज उसी पर मुझे सबसे ज़्यादा गर्व है। गर्व मुस्कुराते हुए बोला, अब हमारा घर सच में पूरा हो गया। हेमा ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उसे समझ आ गया था, रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें प्रेम के साथ सम्मान भी हो, और सबसे बड़ी बात, जिस स्त्री ने अपने आत्मसम्मान को बचाकर संघर्ष किया हो वही पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत बनती है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।